अरे काका, देखो ये हिल रहा है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सच में ऐसा लग रहा था जैसे शव उठने की कोशिश कर रहा हो। हे राम, सब राम नाम जपो। माँ काली, हमारी रक्षा करो। आज की रात ही अपशकुनी है, मैंने मना किया था। बिशनदास अब इस दुनिया में नहीं रहा। करीब 5 साल तक एक खतरनाक बीमारी से जूझते जूझते आखिर उसकी सांसें थम गईं। उसका शरीर इतना सूख चुका था कि जैसे हड्डियों पर बस चमड़ी रह गई हो। उसे देखकर गांव के मुखिया जगदीश बाबू ने भारी मन से कहा, चलो, कम से कम अब उसे इस पीड़ा से छुटकारा मिला। तुम लोग भी देख ही रहे थे वो किस हाल में जी रहा था। ऐसी हालत किसी से देखी नहीं जाती। ठीक है, पर अब आगे क्या? लाश को बाहर तो ले जाना ही पड़ेगा। अगर देर हुई तो हालत और खराब हो जाएगी। जरा सब्र रखो। उसकी घरवाली और बेटा शहर गए हुए हैं बहन के यहाँ। सुबह से पहले उनका लौटना नामुमकिन है। मेरा कहना है आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। वैसे भी सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बताओ, क्या राय है तुम लोगों की? उस समय बिशनदास के घर काफी भीड़ जमा थी। वो एक सीधा साधा इंसान था जिसने सालों तक गांव वालों की मदद की थी, खासकर नदी पार कराने में। लेकिन टीबी की बीमारी ने उसे जकड़ लिया। जगदीश बाबू की बात सुनते ही सब आपस में सलाह करने लगे। काका तो ठीक ही कह रहे हैं। कम से कम उसके लोग आखिरी बार चेहरा तो देख लेंगे। बिना देखे ही सब खत्म हो जाए, ये ठीक नहीं लगेगा। मेरा भी यही कहना है। हम लोग यहीं रुकते हैं। ठीक है, बड़े मालिक और बहू भी यही चाहते हैं। लेकिन सिर्फ बैठे रहने से क्या फायदा? जब लाश सड़ने लगेगी और बदबू उठेगी, तब क्या करोगे? मेरे हिसाब से अभी शमशान चलना बेहतर है। काम शुरू कर देते हैं, शायद तब तक उसके घर वाले भी पहुंच जाएं। समझ रहे हो ना? एक बार फिर बहस छिड़ गई। पहले ऐसा होता था कि जगदीश बाबू की बात ही आखिरी मानी जाती थी, लेकिन अब इस गांव में कई लोग अपनी अपनी सोच रखते थे और हर किसी की राय अलग थी। मान लो हम इंतजार ना भी करें तो भी आज की रात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भूत चतुर्दशी है। ऐसी रात में उस कालदो वाले जंगल से होकर शमशान जाना सीधी मुसीबत को बुलावा देना है। बस करो ये डराने वाली बातें। राकेश, भोला, चलो इधर आओ, हाथ बढ़ाओ। इनकी सुनते रहोगे तो सुबह तक यहीं अटके रह जाओगे। चलो, देर मत करो, उठाओ और चलते हैं। अब कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर पाया। तपन सेन गांव में अपना दबदबा बना चुका था और सबको लगता था कि आगे चलकर वही गांव की बागडोर संभालेगा। करीब आधे घंटे के अंदर 4 लोगों ने मिलकर बिशनदास का शव कंधों पर उठा लिया और शमशान की ओर बढ़ चले। शमशान का रास्ता आसान नहीं था। बीच में एक घना जंगल पड़ता था। राम नाम सत्य है की आवाज लगाते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे। गांव के हर घर में रोशनी थी, जैसे अंधेरे से लड़ने की एक आखिरी कोशिश की जा रही। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। कुछ भी कहो भैया, मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा। ऐसी रात में इस जंगल से होकर लाश ले जाना सही फैसला है क्या? और देखो, जगदीश काका यूं ही नहीं मना कर रहे थे। बूढ़े हैं, समझदार हैं, जो भी बोलते हैं सबकी भलाई के लिए ही तो बोलते हैं। हाँ, तेरी बात भी गलत नहीं है, पर तपन काका की बात भी तो काट नहीं सकते ना। गांव में उनका कितना रुतबा है, तू जानता ही है। मुसीबत पड़े तो आखिर उन्हीं के पास जाना पड़ता है। राकेश और कालू सबसे पीछे चल रहे थे, इसलिए उनकी बातें आगे चल रहे भोला और तपन तक नहीं पहुंच पाईं। सबसे पीछे जगदीश बाबू अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे।
चलते चलते अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे की झाड़ियों में कुछ हिल रहा हो। वे तुरंत ठिठक कर रुक गए। अरे सुनो, जरा ठहरो, वहां उस तरफ कोई है, देखो। उनकी आवाज सुनते ही सबके कदम थम गए। हर कोई पलटकर घबराई नजरों से जगदीश काका की ओर देखने लगा। अरे क्या हुआ अब? किस बात का हल्ला मचा रखा है? जंगल है। यहां जानवर दिखना कोई बड़ी बात नहीं। इतना घबराने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, वो जानवर नहीं है। उधर देखो, उस बरगद के नीचे कोई आदमी खड़ा है, साफ दिख रहा है। सबकी नजरें उसी दिशा में मुड़ गईं, और जो उन्होंने देखा वो सच था। एक लंबा सा आदमी अजीब सा दिखने वाला चुपचाप खड़ा था। कौन है तू? इस तरह खड़े होकर क्या कर रहा है वहां? कौन है? अजनबी चुप रहा, बस घूरता रहा। फिर उसने झोले से कुछ निकालकर उनकी ओर फेंक दिया। वो चीज लुढ़क कर पैरों के पास रुकी, एक सफेद इंसानी खोपड़ी। सबकी सांसें थम गईं। उन्होंने घबराकर बरगद के नीचे देखा, पर वहां अब कोई नहीं था। जैसे आया था वैसे ही बिना निशान गायब। डर ने सबको जकड़ लिया। ये क्या बला है? जल्दी करो, इसे नीचे उतारो, अभी के अभी नीचे रखो। घबराहट में सबने तुरंत शव को कंधे से उतारकर जमीन पर रख दिया। वे अभी जंगल के किनारे ही थे, अंदर ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। अरे किसी का काम होगा ये, शमशान से ही उठाकर लाया होगा कोई पागल। तुम लोग भी बेवजह डर जाते हो। चलो आगे बढ़ो। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इधर देखो, जल्दी देखो इधर। सबकी नजर खोपड़ी पर टिक गई। उसकी खाली आंखों के भीतर से कोई काली सी चीज धीरे धीरे बाहर सरक रही थी। ये क्या निकल रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं है। हमसे गलती हो गई, अभी भी मौका है, वापस लौट चलते हैं। लेकिन इस बार किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो काली चीज सरसराती हुई पल भर में मृत शरीर के खुले मुंह में समा गई। सबकी आंखें डर से फैल गईं। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। खामोशी सबसे पहले तपन सेन ने तोड़ी। बस बहुत हुआ, अब देर मत करो, जलाने की तैयारी करो। रात यूं ही निकलती जा रही है। हम यहां खड़े खड़े पूरी रात नहीं गुजार सकते। क्या बोल रहे हो आप? अभी जो हुआ वो आपने नहीं देखा क्या? उसके बाद भी आप लाश लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था आज बाहर मत निकलो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। बस करो ये बेकार की बातें। वो कुछ नहीं था, बस धुआं या कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। शमशान पहुंचकर चिता में डाल देंगे, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो, बस 20-25 मिनट की ही बात है। वहां पहुंचते ही सब निपट जाएगा। तपन सेन की कड़वी बातों के बाद मन मारकर सभी ने फिर से शव उठा लिया। हर चेहरे पर डर था। किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। वे बिना रुके चलते रहे। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सिर्फ जगदीश बाबू ही बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। अरे भाई जरा धीरे चलो, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, पैर जवाब दे रहे हैं। सही कह रहे हो काका, मेरे भी पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। थोड़ा आराम से चलो सब। और ऊपर से ये लाश, पता नहीं क्यों पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा है। लगता है हम जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। चलो थोड़ी देर के लिए इसे नीचे रख देते हैं।
तपन सेन की बात सुनते ही सबने राहत की सांस ली। अब शव को उठाए रखना सबके लिए बोझ नहीं बल्कि डर बन चुका था, जैसे कोई सजा भुगत रहे हों। उन्होंने खाट को किनारे उतारा और सब थक कर जमीन पर बैठ गए। ये क्यों हो रहा है? इतने सालों में कितनी लाशें देखी, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा। शरीर तो बिल्कुल सूखा था, फिर अचानक इतना भारी कैसे हो गया? मुझे तो सच में डर लग रहा है। वो काली चीज शायद अभी भी इसके अंदर ही है। हाँ, कुछ गड़बड़ जरूर है, पर क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। और वो जो आदमी था, वो कौन था? किसी को कुछ पता नहीं। अरे कौन होगा? कोई पागल ही रहा होगा। आज भूत चतुर्दशी है ना, बस डराने के लिए ये सब किया होगा। और तुम लोग भी इतनी सी बात से कांप रहे हो। अरे तुम लोग ही तो गांव के सबसे बहादुर माने जाते हो, और ये हाल है। तपन सेन की बात पर भी कोई नहीं बोला। सब जानते थे उसी की जिद में वे जंगल में फंसे हैं। सुबह काली पूजा थी, पर अभी किसी के मन में शांति नहीं थी। कालू कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर शव पर पड़ी और दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि शव ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया था। अरे काका, देखो, ये हिल रहा है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? सबके रोंगटे खड़े हो गए। सच में ऐसा लग रहा था जैसे शव उठने की कोशिश कर रहा हो। हे राम, सब राम नाम जपो। माँ काली, हमारी रक्षा करो। आज की रात ही अपशकुनी है, मैंने मना किया था। काका, मैं अब और नहीं जा सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं शमशान नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ। डर तो मुझे भी लग रहा है। तपन सेन, अब तू ही बता, क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूं ना, उठाओ इसे, देर मत करो। शमशान पहुंचे बिना काम पूरा नहीं होगा। नहीं काका, अब और नहीं। आपकी बात मानकर ही हम यहां तक आए हैं। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं वापस जा रहा हूं। तुम लोग जाना चाहो तो जाओ। तभी पीछे से अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी। सबकी नजर एक साथ शव की तरफ गई, और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। बिशन दास का शव खाट पर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी गर्दन एक ओर मुड़ चुकी थी, मुंह पूरी तरह खुला हुआ था, शरीर झटके खा रहा था और फिर अचानक सीधा हो जा रहा था। अगले ही पल बिशन दास का शव बिजली की रफ्तार से उठकर जंगल में दौड़ पड़ा, और फिर उस सन्नाटे को चीरती एक डरावनी चीख गूंज उठी। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जान बचाने के लिए सभी भागकर झाड़ियों में छिप। ये आखिर हो क्या रहा है काका? एक मरी हुई लाश इस तरह कैसे उठ सकती है? हे भगवान, ऐसा मंजर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है उस अजनबी ने कोई काला जादू किया है, पर वो था कौन, ये अब तक समझ नहीं आया। तभी अचानक उन्होंने देखा भोला उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। ओ राकेश, ओ काका, कहाँ हो तुम लोग? राकेश, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जवाब दे। अरे क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कहाँ गए सब? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे से बिशन दास का शव भोला पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही उसने भोला को जकड़ लिया और घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। अगले ही पल जंगल में दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। राकेश और जगदीश बाबू जैसे पत्थर बन गए। दोनों वहीं जमे रहे। काफी देर तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला।
काका, ये आखिरकार हो क्या रहा है? अब हम करें तो करें क्या? जरा खुद को संभाल, घबराहट में कुछ मत कर। सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे भी हो गांव पहुंचते हैं, वहीं से ओझा को लेकर आएंगे, वही कुछ उपाय कर पाएगा। दोनों धीरे धीरे उठे, हर कदम संभल कर रख रहे थे। मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह यहां से निकलना है। झाड़ियों में हलचल हुई और वहीं से बिशन दास का शव निकला। उसकी आंखों में पागलपन था, जैसे खून का प्यासा हो। तभी राकेश और जगदीश बाबू की नजर पड़ी। थोड़ी दूरी पर कालू और ओझा खड़े थे। ओझा के हाथ में वही खोपड़ी थी। कौन है तू? किस मकसद से यहां आया है? सच सच बता, तू कौन है? इतना कहकर सनातन ओझा ने सिंदूर लगे हाथ से खोपड़ी पर जोरदार थप्पड़ मारा। हेलो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं हारी हूँ। कभी इसी गांव में भी रहता था। एक दिन एक कबालिक ने मुझे पकड़ लिया और इस खोपड़ी के भीतर कैद कर लिया। उसने कहा था, जब तक मैं जगदीश बाबू की जान नहीं लूंगा, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सुनते ही सब दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। किसने भेजा तुझे? जल्दी बता। मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूँ। मुझे बस इस खोपड़ी में बंद किया गया था। आज मौका मिला तो बाहर निकला और इस लाश को देखकर इसमें समा गया। मुझे नहीं मालूम मुझे किसने भेजा है। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। ये सब तपन सेन की चाल है। सब जानते हैं, अगर जगदीश बाबू काका नहीं रहेंगे तो पूरा गांव तपन सेन की ही सुनेगा। छी, मुझे नहीं लगा था आप इतना नीचे गिर जाओगे। हाँ, मैंने ही ये सब किया है। अब बताओ, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अरे ओ बिशन, इन सब को खत्म कर दे। एक एक को मार डाल। अब देर करने का समय नहीं है। ये कहते ही ओझा ने मशाल से खोपड़ी में आग लगा दी। अगले ही पल बिशन दास का शरीर भी लपटों में घिर गया और आग तेजी से फैलने लगी। तेज हवा चल रही थी, जिससे आग पूरे जंगल में फैलती चली गई। भागो, जल्दी यहां से निकलो, वरना सब आग में फंस जाओगे। जगदीश बाबू की आवाज सुनते ही सब जान बचाकर जंगल से भागे, लेकिन तपन सेन वहीं जड़ सा खड़ा रह गया। धीरे धीरे गांव वाले भी पहुंचे। सुबह की पहली किरणें फैली और जंगल की लपटें उगते सूरज की लालिमा में घुलने लगी।